तो गाइस देखिए क्लास में आज आपका होगा सेक्शन सी यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 प्रश्न, सेक्शन बी में 60 प्रश्न। टोटल की बात करें तो 120 प्रश्न को हमने क्या क्या हल करके बतला दिया। तो यदि आप सेक्शन ए और सेक्शन बी नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसे क्लिक करें, आपको जो कि टोटल प्रश्न देखने के लिए मिल जाएगा और वही प्रश्न को हल करके हम बताएंगे जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिले। तो साथियों बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है, कहता है दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी जिनमें से कहता है कि सी बड़ा डी छोटा हो और भागफल क्यू तथा शेषफल तथा यहाँ पे ये नो नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तथा शेषफल आर है जहाँ जीरो कहता है जहाँ जीरो के बराबर या बड़ा आर हो और कहता है कि आर से बड़ा जो है कि डी हो, इस प्रकार से बोल दिया। तो निम्न में से कौन सा संबंध सत्य हो। आपको साथियों इतना फॉलो नहीं करना, बस फॉलो क्या करना, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। जहाँ सी और डी में कहता है सी बड़ा डी छोटा। तो साथियों आप सब पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर, ध्यान से देखिए, भाज्य बराबर भाजक है ना, यानी कि इस प्रकार से देखिए ये वाला ए वाला इस साइड में होता था ए, ये साइड में यहाँ पे होता था ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर। क्लियर। यहाँ पे आपका ए बी का जिक्र नहीं किया गया, बस सी और डी का जिक्र किया गया, जिनमें से कहता है कि सी डी कहता है सी बड़ा है, यानी जो बड़ा है, ध्यान से देखिए जो बड़ा है। इसको यदि हम लिखें इस प्रकार से, यानी ए बराबर ऐसे लिखे ए यानी भाज्य बराबर भाजक यानी बी भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका नहीं, ऑप्शन कुछ और है। तो ध्यान से देखिए, आपको इतना ये शेषफल ये सब ये जब तुल कलम में नहीं पढ़ना, के लिए डायरेक्ट देखिए अटैक क्या करना है। देखिए इसको हम फिर से लिख देते साफ सुथरा करके, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए क्या करना है, कहता है कि सी बड़ा डी छोटा। क्लियर है। जिधर ये वाला प्रोसेस है, जिधर ज़्यादा रहे उधर खाना ज़्यादा पसंद, जैसे ये 2 रहेगा ये 1 रहेगा, तो 2 को मछली खाना पसंद करेगा, 1 मछली खाना नहीं पसंद। जिधर समझिए मगरमच्छ का मूरी है ना, उधर आपका जो है कि बड़ा होगा, क्योंकि वो ढेर मछली खाना पसंद करे, कम नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि सी इधर घुमा है, डी इधर छोटा है, तो यानी कि डी इधर पूछ रही है तो सी वाला खाएगा, तो यानी सी बोल रहा है बड़ा डी छोटा। तो एक बार फिर से लिख देते ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर। अब ए और बी तो दिया गया ना और ऑप्शन में ऐसा नहीं, तो ध्यान से देखिए सी बड़ा, तो सी बड़ा, तो यहाँ पे आपका साथियों ये ए के स्थान पे बोल रहा है सी, डी छोटा तो ये बी के स्थान पे होगा डी, बाकी बात क्यू और आर वही है तो हो जाएगा क्यू प्लस आर। ये वाला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है ना। यानी साथियों जब भी भाग देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे है 5, ये है 2 से हम भाग दे रहे हैं, समझिए, तो यहाँ पे 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ बचे 1, यानी बड़ा जो है ना, जो बड़ा है ना वो होगा सी, उससे जो छोटा है ना वो होगा डी। अब बाकी बात ये भागफल है ना, अब बाकी ये आपका शेषफल। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया करेक्ट बी। क्लियर है। आगे देखिए, इसमें कहता है यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहता धनात्मक यानी प्लस में ही विषम संख्या, प्लस में विषम 1 हो, 3 हो, प्लस 3 हो, प्लस 5 हो, ये सब विषम संख्या बोला, विषम संख्या का आंसर कौन देगा। तो साथियों m के स्थान पे चेक करेंगे, m के स्थान पे हम रख कर चेक करेंगे विषम, कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए को यदि चूज करें, दिया गया 4m प्लस 2, हम बोले 4 m के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 2 तो हो जाएगा 6, क्योंकि 4 गुना 4 2 6, फिर बोले 4 तो 4 गुना m के स्थान पे 2 रखेंगे 2 प्लस ये प्लस ये वाला 2 सूत्र में ही दिया गया ऑप्शन में, तो 4 8 2 10, ये तो सम संख्या होगा, तो ये ए नंबर तो ऑप्शन होगा नहीं। बी चेक करेंगे तो बी में चेक करेंगे, m के स्थान पे 1 रखेगा तो 4 देखा 4 4 8 जो कि हो जाएगा सम, 2 रखेगा तो 4 दूना 8 4 12, ये भी सम, यानी कि ये भी होगा नहीं। सी चेक करेंगे तो उसी प्रकार से, तो 4 तो 4 m तो m प्लस 1, तो 4 तो 4 m के स्थान पे 1 रखेंगे प्लस 1, तो 4 1 4 1 5, ये दे दिया। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 2 रख देंगे m के स्थान पे, 4 गुना 2 प्लस 1 तो 9, तो हर स्थिति में क्या दे रहा है, विषम संख्या दे रहा है। तो आपको वही पूछा कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन लेगा,
तो यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन उठाए थे, सी आपका विषम संख्या है। किसी को दिक्कत, कोई डाउट नहीं करना चाहिए। तो गाइस यदि पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य कर दें, है ना। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहता है जो 1 से और स्वयं से भाग ले, 1 से और जो स्वयं से भाग लेगा वो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो 91 देखिए 7 से भाग लग रहा है, 13 से भाग लग रहा है, तो ये तो होगा नहीं। या बी में देखिएगा 213 जो है ना 213 ये 3 से भाग लेगा, क्योंकि 3 का नियम कहता है सब जोड़ दो, तो 2 1 3 3 6, तो 6 है 3 कम है, तो पक्का 213 जो है 3 से भाग लेगा। अच्छा 41 की बात करें तो 41 किसी से भाग नहीं लग रहा है, सिर्फ 41 और स्वयं 1 से भाग लगेगा ना, तो ये आपका करेक्ट हो जाए। अच्छा 501 की बात करें तो 5 + 0 + 1 जब जोड़ के देखेगा 6, जो कि 3 के टेबल में 6 है, 9 आता है भी 3 के टेबल में 9 रहता है, तो ये भी आपका होता नहीं, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर। तो इस प्रकार से जो है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आपके साथ आ जाए जो कि ऑप्शन मेथड से बनने वाला प्रश्न आता है ना, तो ऑप्शन मेथड से बन गया। आगे देखिए प्रश्न, जैसा प्रश्न होगा जिस कैटेगरी का प्रश्न होगा उस कैटेगरी का सामना करेंगे ना। तो देख लीजिए वाला प्रश्न यहाँ पे, तो ये देखिए क्या कहता है कि 505 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, कहता है 5005 का अभाज्य गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं, 5005 लिखा। आपको नियम पता रहना चाहिए ना, तो ये 5 से खाएगा डायरेक्ट बोले 5 × 5 0 0 0 5 × 5। अब ये साथियों 7 से, क्योंकि अभाज्य संख्या से खिलाना हमेशा जो 1 और स्वयं से भाग लगे। हाँ तो बोले 7 अभाज्य संख्या 7 से खिलाते हैं, 7 कम 7 बचा 3 3 30, तो 7 चौका 28 बच गया 2 2 यानी 27। अब देखिए 7 से खाएगा नहीं, ठीक है, तो अभाज्य संख्या दूसरा क्या आ जाएगा 11, तो 11 से खिलाएंगे 11 × 11 बच गया 3 11 33। अब बाकी बात तो 13 तो है, अभाज्य संख्या ही है, तो अब ज़्यादा तो खाएगा नहीं 13, तो बोले 1 2 3 4 टोटल कितना अभाज्य संख्या इसमें 4 गो। क्लियर। तो 4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आगे प्रश्न देख लेते क्या कहता है। देखिए इसमें कहता है कि दो संख्याओं a और 18 का लोसो 36, अरे भाई मोसो क्या दिया गया, मोसो यहाँ दिखे 2 दिया गया, कितना दिया गया 2 है ना, समझे, तो मोसो क्या दिया 2, तो a का वैल्यू कोई दिक्कत। 2 संख्या आपको पता होना चाहिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जब करेंगे तब तक आपका साथ आंसर आएगा LCM, LCM यानी लोसो। चलिए इसको सही है भाई, चलिए देखिए इसको फिर से लिख देते, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या जब करेंगे तब तक आंसर आएगा लस, हिंदी में लिख देते लस गुना मस। तो साथियों लस गुना मस कीजिएगा तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या निकल जाएगा, अब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कीजिएगा तो लस गुना मस निकल गया। तो एक प्रकार का ये आपका सूत्र है, इस पे बैठा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो बोले 2 संख्या में से एक संख्या ये है गुना दूसरी संख्या 18 है। क्लियर है। लोसो दिया गया 36, तो 36 गुना मोसो दिया गया 2, तो यहाँ पे लिख दे 2, हल के 18 तिया 36, सॉरी 18 तिया बोले भाई, 18 दूना 36, तो बच गया a बराबर 2 गुना 4, तो यानी a का वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए प्रश्न नंबर क्या कहता है। ये सभी जो भी प्रश्न है साथियों आपके लिए VBI प्रश्न है, आपको इसका अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना चाहिए। यदि बताने के बावजूद भी यदि कोई चीज़ में कन्फ्यूज है तो फटाक से आप कमेंट बॉक्स में करें, उसको हम जो कि हल करके बताएं। हाँ अदरवाइज यदि आप इससे के अलग से कोई क्लास 10th में कोई भी प्रश्न में डाउट हो रहा है, यदि समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उसमें भी आप कमेंट कीजिए, हम उसको हल करके बता देंगे। मात्र 24 घंटा के अंदर में जो है कि उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो देखिए प्रश्न क्या दिया गया, कहता है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 5y = 15 के कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे ये चीज़ चेक करने के लिए इस वाला फॉर्मूला को अटैक करते हैं। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। क्लियर है। तो चेक करते हैं, A1 आपका 2 है ना, इसमें A1 कितना है, A2 कितना है 4 है, इक्वल B1 कितना है, B1 ये वाला लीजिए 3 है, Y को छोड़ दीजिएगा ना, B2 देखेगा इसमें तो 5 है, इक्वल C1 देखेगा तो 15 है, C2 की सॉरी C1 यहाँ पे है ना भाई 5 है, कितना है 5 है, ये मिटाते इसको, C1 5 है, C2 आपका कितना है 15 है। तो इस प्रकार से हम बैठा लीजिए। अब हाल यदि करेंगे तो देखिए ये 2 1 2 2 दूना 4, बाकी बात ये 5 1 5 5 15। फाइनल रिजल्ट की बात करें तो 1/2 = 3/5 = 1/5, जो कि 1/3 है, 1/3 है, जो एक भी घर आपस में नहीं मिला। ये 1/2 है, ये 3/5 है, 1/3 है, यानी एक भी घर नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब कोई हल ही नहीं होगा इसका कोई हल होगा। इसको हम बोल सकते हैं A1/A2 = B1/B2, इसको हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये होगा नहीं,
ये 3 हल तो होगा नहीं, अनगिनत हल तो कर नहीं सकते, तो इनमें से कोई नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, इनमें से कोई हल ही नहीं होगा, इनमें से, है ना। कितने हल होंगे पता नहीं, कितना हल होगा नहीं होगा, है ना, कोई नहीं हल होगा, तो उसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाए डी। क्लियर है। आगे देखिए, ये भाई आ जाओ, ये आगे 7 नंबर होगा ना, ये देखिए कौन नंबर आ गया, हाँ तो यह दिखे आ गया यहाँ पे देखिए, ये वाला प्रश्न देखिए साथियों, थोड़ा सा ध्यान से दिखेगा, ज़्यादा है ना, ये वाला थोड़ा सा दिखेगा, हम डायरेक्ट यदि बता देते हैं तो इसका ये देखिए 4 है ना, तो ये आपका आंसर 4 होगा करेक्ट। क्लियर है। तब बोले कैसे आ गई है, इसको हल करके बताए, तो देखिए हल करके बता रहे, ध्यान से दिखेगा कि हम एकाग्र करके, ये भी आपको समझ में आएगा, तो दिखेगा ध्यान से। हम बोले कि अरे भाई 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 भाई, ये जो रूट 7 है ना, ये रूट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये रूट नहीं होगा, सिर्फ ओनली 7 होगा, ध्यान में रखिएगा, ये आपका गलत टाइपिंग हो गया था ना, ये रूट नहीं होगा, तो 7 सिर्फ 7, तो ध्यान से इसको देखिएगा। तो हम बोले साथियों, जब जब ऐसा प्रश्न है रूट के अंदर रूट मिल जाए, रूट के अंदर रूट, तब आपको एक चीज पर याद रखना कि a + b का होल स्क्वायर पे अटैक करना है, तो इसका फॉर्मूला आता है a² + b² + 2ab। ये बात क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। या फिर a - b का होल स्क्वायर, इस पर आपको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए आपको 7 को चूज करना पड़ेगा, क्या चाहिए 7 को ऐसा खंड में तोड़ना है जो कि ये इस पे फॉलो कर जाए। तो देखिए हम क्या क्या कर रहे हैं, यदि एक बार अच्छा से देखा जाए साथियों, तो ये साइड से आना है, ये साइड पे हमको जो कि ला देना है, ताकि रूट हमें मेरा भाग जाए। तो हम बोले a² + b² में तोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो 2ab होता है, यदि इसको में 4 में, तो हम बोले 2 तो होगा ही, समझ, 4 को हम 2 × 2 बोल सकते हैं, 2 × 2 बोल सकते हैं ना, तो ये आपका a हो गया, अब बचा ना √3 आपका b हो गया, समझिए। देखिए यहाँ पे फॉलो खा जाएगा, तुरंत अभी फॉलो करेगा। हम यदि बोले आपको कि 7 को यदि तोड़े, तो बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी a², यहाँ समझिए a², अब प्लस √3 को यदि हम बोले √3 का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत, क्योंकि a² + b², तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे 4 3 कितना जाएगा 7। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि 7 के स्थान पे फाइनल में हम लिख रहे हैं, 7 को देखिए क्या लिख सकते हैं, हम बोले रूट है ना, कोई दिक्कत नहीं, रूट लिख दे। हम बोले 7 को हम यदि लिख दे 2 का स्क्वायर अब प्लस √3 का स्क्वायर, अब बाकी बात जो दिया गया है प्लस ये 4 को हमने बोल दिया था 2 × 2, अब फिर क्या रूट गुणों में दे देते, गुणम √3, ये चीज़ लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। पहले इसको हल करना है, क्योंकि x बराबर है, x यहाँ पे होगा इस साइड में, यानी कि x बराबर बोल सकते हैं। क्लियर। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आई, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए, अब समझिए, हम बोले a² + b² + 2ab, देखिए फॉर्मूला पे बैठा ना, a आपका √2, सॉरी a आपका 2 है, b आपका √3 है, तो a² + b² + 2 तो सूत्र से आता है, +2 × ab, a आपका 2 है, b है √3। ये मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्यारे साथियों यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि रूट तो रूट a + b का ना होल स्क्वायर है, तो a आपका 2 है और b कितना है √3 है, इसका स्क्वायर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब a² + b² + 2ab इसका में दिया गया तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हो, ये स्क्वायर से रूट कट जाए, यही झमेला था हम लोग को ना, ये रूट स्क्वायर से ये रूट और ये स्क्वायर का जगह आपस में कट जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब देखिए बचा 2 + √3, ओनली क्या बचा 2 + √3, ये x बराबर निकल गया साथियों 2 + √3। आपको ये बात का मेरी बात समझ में आ रहा है, x का मान निकल गया 2 + √3, तो देखिए इसको हम फ्रेश से लिख देते हैं, यानी कि x के ये रूट नहीं है, ध्यान में रखिए ये वाला नहीं है, x के स्थान पे आ गया 2 + √3। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए क्या करना, प्रश्न में आपको दिया गया x + 1/x का वैल्यू निकालें, तो x के स्थान पे 2 + √3, अब फिर 1 तो 1, x के स्थान पे 2 + ये √3, यानी ये वाला x के स्थान पे ये चीज़ लिख दिया, ये वाला स्थान पे ये चीज़, इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 बोले 2 + √3, तो एलसीएम हो जाएगा 2 + √3, 2 + √3। अब 2 + √3 बोलेगा 2 तो 2 + √3 तो √3, इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 से भाग दीजिए जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा 1। क्लियर है, ये ना 2 + √3, 2 + √3 खत्म, बचा 1 तो 1। यहाँ पे देखिए, अब इसको हल करें, समझने का प्रयास कीजिए। बोले a² + b² बन गया, यहाँ पे a² + b, बोले a का स्क्वायर यानी का a², 2 का स्क्वायर बोलेगा 4 प्लस b का स्क्वायर √3 × √3 के स्क्वायर कीजिएगा 3 हो जाएगा ना, b का स्क्वायर a² + b²
प्लस 2ab, 2a का वैल्यू, a का वैल्यू बोलिए ये 2 है, 2ab, b का वैल्यू क्या है √3 है ना। अब प्लस 1 ये भाई यहाँ पे प्लस 1 लिख दे, क्लियर है। ये चीज़ है, नीचे हम बाकी बात दिया 2 + √3। अब इसको हल करें, बोले 4 3 7 और ये प्लस 1 यहाँ पर 7 1 8, बोल सकते हैं 8 + 2 दूना 4√3, क्लियर है, बटा 2 + √3। ध्यान से देखिए, ये देखिए साथियों, यदि आप ये वाला चीज़ प्रोसेस डायरेक्ट आंसर 4 रख लेते हैं तो आपका बन जाएगा, नहीं तो बनाने के लिए सीखे, है ना। बाकी बात ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, क्लियर है। ये आपका कंपटीशन का सवाल दे दिया गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए हम बोले 8 और 4 में आपका जो कि 4 कॉमन आ जाएगा, तो बोले 4 दूना 8, 2 प्लस इधर 4 बाहर निकल गया, बचा √3 और नीचे में भी बचेगा क्या 2 + √3। तो ये देखिए, ये 2 + √3, 2 + √3 कट जाएगा, बचेगा ओनली मेरे पास 4, क्या बचा 4, तो 4 आंसर आ गया ना। तो इसलिए हम बोले डायरेक्ट ये बोला आंसर है, इतना आपको जो कि मेमोरी में सेट नहीं होगा, तो इसलिए डायरेक्ट ये बोल दीजिए, क्लियर है। आगे देखिए 8 में कहता है रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल होंगे। ये भी बोलते हैं हल होंगे, यानी कि आंसर इसका लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम बोल सकते हैं 5x + 2y = 16, फिर बोल सकते हैं कि 7x - 4y = 2। देखिए ये घर बराबर कर लीजिए, विलोपन विधि, बोले घर में यदि 2 से गुना कर देंगे, बोले इसमें 2 से गुना कर दे, सब में 2 से, क्योंकि 2 × 2 करेंगे 4 हो जाएगा। अब देखिए हल करते हैं, बोले 2 × ये 2 4, तो +4 - 4 कैंसिल, 2 × 5 5 10x या 7x, 10 7 17x, क्लियर, ये तो कैंसिल है कर 16 दूना 32 और ये वाला 2 जुट जाएगा ना, प्लस ये दोनों जुट जाएगा, 16 दूना 32 और 2 जुट जाएगा 34 हो जाएगा, क्लियर। 17 से कटाएगा 7 दूना 34, यानी x = निकल गया 2, x का वैल्यू 2 निकल गया, तो x का वैल्यू यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो आंसर कुछ कोई भी हो सकता है। अब y निकालना है, तो आपको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट में रख देना मान, है ना। देखिए y निकालते हैं, तो बोलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, ये देखिए ना, इसको मिटाना पड़ जाएगा, मिटा करके फिर से देते हैं। तो x का मान निकल गया 2, फर्स्ट में क्या आपका 5x + 2y = 16, तो 5 तो 5x का स्थान पर रख देते 2 + 2y = 16, क्लियर है। 5 × 10 10 ऊपर में चल जाएगा 2y = 16, यहाँ पर चल जाएगा तो माइनस, तो 16 - 10 हो जाएगा, तो 2y = 6 बचेगा, ये कट जाएगा 3 बार में, तो y का वैल्यू निकल गया 3, तो 2 3 ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं भाई, तो 2 और 3 कब 2 3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए, देखिए फिर 9 नंबर में क्या दिया गया है, कहता सातों समांतर श्रेणी -10 -100 -2 2 ... का सर्वांतर होगा, सर्वांतर डी कहता है ये 2 - A1 कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। ये 2 यानी आपका भी अच्छे है, -100 - ये -10 हो जाएगा, A1 आपका -10 है, इसको हल कीजिएगा तो -100 - +10, 10 में 6 गया बचेगा 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न, ठीक है साथियों। तो यहाँ देखिए 10 नंबर, तो ये देखिए यहाँ प्रश्न कहता है जब AP के प्रथम पद 2 यानी A1 = 2 और D बराबर दिया गया 3, तो कहता है AP के 3 पद ज्ञात है, तो कोई दिक्कत नहीं, A2 ज्ञात करना। A2 बराबर फॉर्मूला आता है A1 + 1D कम, A2 से 1D कम, तो 1D हो जाएगा। बोले A1 कितना दिया है 2 + D कितना 3, तो हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, यानी A2 निकल गया कितना गाइज 5, उसे भी A3 निकालना है, तो A3 का फॉर्मूला आता है क्या चीज A1 + 1D कम यानी 2D। बोले A1 कितना, A1 2 है + 2, D का वैल्यू कितना नहीं है 3, 3 दूना 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कहने का मेरा मतलब है A1 हो गया आपका कितना, A1 2, A2 कितना हो गया, A2 आपका निकल गया 5, A3 कितना निकल गया, A3 निकल गया 8, 2 5 8 देखिए किस में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। तो देखिए क्या कहता है, कहता है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 और 14 ... का 12वां पद, तो 12वां पद, एक तो आप an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, an = A + n - 1 गुना D, इस पे लगा यूज कर सकते हैं, और आप जो कि आराम से आप निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट 12वां पद, तो जबवां पद बोलेगा उतना नहीं लिख देना है, A12 इक्वल फार्मूला होगा A + A 12 है ना, A12 से 1D कम यानी 11D, आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नहीं तो A का वैल्यू 5, तो 5 + 11 तो 11, D का वैल्यू ये 12 में छोटा घटाइए, यानी 8 में ये 2 - A1 करते, 8 में 5 घटाए 3,
तो बोले 11 या 33 5 38, तो फटाक से आप 38 बोल दिए, तो आपका 38 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। यदि आपको डाउट लगता है तो ये ए एन बराबर फॉर्मूला बैठा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या कहता है। तो याद देखिए 12 नंबर कहता है घात 2 के बहुपद को क्या कहते हैं। तो घात 2 होगा तो द्विघात बहुपद, 3 होगा त्रिघात बहुपद, 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद, तो 2 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर है। आगे प्रश्न देख लेते क्या दिया गया। आगे दिया गया है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद बताना है, तो रैखिक यानी घात 1 होना चाहिए। तो सबसे यहाँ देखिए पहला ए नंबर में ही घात क्या है 1, यानी 2x, एक्स पर पावर कुछ नहीं तो 1 बोल सकते। क्लियर। तो घात 1 है तो ये ही आपका क्लियर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में देखने के बाद पता चलता है कि घात 2 है। क्लियर है। सी में घात 2 है, डी में कुछ नहीं, तो आपका ए ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। आगे देखिए यहाँ 14 नंबर प्रश्न कहता है वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3 इक्वल क्या होगा। यानी इसको गुना कीजिए। ये देखिए एक बार लिख लेते हैं। आपसे दिया गया वाई स्क्वायर इंटू 1/y प्लस 3। क्लियर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लेते हैं। एक y का एलसीएम y, तो बच जाएगा 1 + 3y। इस प्रकार से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लियर जब गुना करेंगे तो 1 y से 1 y कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 y। अब 1 y गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा y, प्लस y गुना 3y कीजिएगा तो 3y स्क्वायर। तो यही आपका ऑप्शन होगा y + 3y स्क्वायर, यानी राइट ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न क्या आता है। तो आई होप साथियों आपको ये समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि क्लास मैट्रिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है। आगे देखिए 15 में क्या कहता है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x = x² - 3x + 5) के मूल्य हो तो 1/α + 1/बीटा क्या होगा। तो गाइज 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। क्लियर। आप बोलिएगा हमको हजम नहीं हुआ, तो एलसीएम लेकर के प्रूव करके दिखाते हैं। अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो अल्फा बीटा होगा, अल्फा कट जाएगा, बचेगा बीटा गुना 1 तो 1 बीटा, प्लस उसी प्रकार बीटा कट जाएगा, बचा अल्फा गुना 1 तो अल्फा होगा। अब बोलिए बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है -b/a। क्लियर है। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है क्या c/a। क्लियर है। अब इसको हल कीजिएगा तो बोलेगा -b/a गुना में लाइएगा, भाग है तो a ऊपर चल जाएगा c नीचे, तो a कैंसिल, बचेगा -b/c। तो हमने डायरेक्ट बोला -b/c, आपको याद कर लेना। अब देखिए यहाँ पे हमने तो बोल दिया कि 1/α + 1/बीटा का फॉर्मूला होता है -b/c। तो बैठाइए ये b का वैल्यू दिया गया -3, तो -1 सूत्र का -3 एक ये दिया गया, और c का वैल्यू क्या दिया गया 5, तो माइनस प्लस यानी 3/5 आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे 16 नंबर कहते हैं 2y - 3y 3/y/1 = 1 का एक हल होगा। इसका हल करना तो कोई दिक्कत नहीं, दिखे लिखे 2y - 3/y = 1। क्लियर है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लीजिएगा तो y 1 से y भाग दीजिए, y बार में y गुना 2y तो 2y स्क्वायर है ना, -y कैंसिल, बच गया 3 = 1। क्रॉस मल्टीप्लियर गुना कीजिए तो 2y स्क्वायर - 3 इक्वल पट्टी जाएगा तो y, सभी को है पर ला लीजिए है ना। तो बोलिएगा 2y ये पर आ जाएगा तो -y हो जाएगा, और ये पर में -3 = 0। क्लियर है। आपको हल करना और इसका आंसर लाना, एक हल लाना है ना। तो देखिए यहाँ पे y स्क्वायर है साथियों। क्लियर है। तो बोलिए ये फर्स्ट इंटू लास्ट गुणनखंड विधि से तो 6 होगा, क्या जाएगा 6y स्क्वायर होगा। क्लियर। अब जोड़ क्या गुना, ये जो गुना करके 6 और जोड़ के घटा के 1 बार, तो हम बोल सकते 3 गुना 2। अब माइनस में पुराना तो माइनस इधर और प्लस इधर, क्योंकि 3 में 2 घटेगा तो 1 y बचेगा, सभी में y लगा दीजिएगा था ना। लेकिन हालांकि y लिखे अभी नहीं, ठीक है, शॉर्ट बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ आगे में क्या है 2, तो इधर भी 2 दीजिए, नीचे यहाँ भी क्या दे दीजिए 2, देखिए शॉर्ट बना रहे हैं। क्लियर है।
अब देखिए कट रहा है तो 1, ठीक है। जब जो माइनस है उसको प्लस करके बोलना है, 3/2 1 का आंसर, और ये प्लस है तो -1। अब 3/2 या -1 ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है। -1 नहीं, लेकिन 3/2 ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है। तो इस प्रकार से गुणनखंड विधि से आप जो है हल कर सकते हैं। यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप के लिए आप और दूसरा मेथड अपना सकते हैं, द्विघात समीकरण विधि से। क्लियर है। लेकिन आपका यह गुणनखंड विधि बहुत ईजी है। क्लियर है। आगे देखिए 17 नंबर क्या कहता है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है। याद देखिए c का वैल्यू पूछा गया, क्या पूछा गया, c का वैल्यू। क्लियर है। तो याद ध्यान से देखिए, हम बोले कि d बराबर फॉर्मूला लगाते हैं, d बराबर फॉर्मूला b² - 4ac। क्लियर है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। जब ये बोला ना c का वैल्यू b का वैल्यू कुछ भी पूछे तो d का वैल्यू 0 हो जाए। क्लियर है। आज जो b² c² सब यहाँ पे दिया हुआ वही चीज़ दिया गया, तो बोलिए ये माइनस, ये देखिए एक बार लिख देते हैं b² - 4ac। अब बोले इधर आ जाएगा माइनस तो हो जाएगा 4ac इक्वल हो जाएगा b²। हमें ये भाई ये c है, ये क्या c है, तो बोले c एक साइड में रहने दीजिए, c इक्वल हो जाएगा ये b² / 4a। तो b² / 4ac का ही वैल्यू पूछा तो ये आपका आंसर हो जाए, यानी b² / 4a ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे प्रश्न देखिए 18 नंबर कहते यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का वैल्यू। कोई दिक्कत, एक मूल यानी x का वैल्यू -3, तो जहाँ में x है वहाँ -3 रखे। बोले 2 तो 2 x के स्थान पर -3 का स्क्वायर प्लस p गुना x के स्थान पर -3 = 0। ठीक है। अब देखिए 2 तो 2 -3 का वर्ग कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस -3p हो जाएगा ना, -3 = 0। बोले 9 दूना 18, 18 में -3, 18 में -3 घटेगा तो बचेगा 15, यानी -3p बराबर ये प्लस 15 बचा हो पास जाएगा तो -15, माइनस माइनस प्लस 3 से कटा दीजिए 5 बार में, तो p = हो गया 5। क्लियर है। तो ये आपका p का वैल्यू 5, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 19 में कहते हैं यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, फटाक से निकाल लेना। 3x² - 10x + 3 है ना, तो इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करना तो 9 होगा, गुना करके 9 जोड़ करके 10, तो बोले 9 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, गुना खटाते हैं, 9 गुना 1 कीजिएगा 9 में 1 घटिए जोड़िएगा 10, लेकिन -10 पुराना दोनों में माइनस दे दीजिए तब जुटेगा। अब ये यहाँ का 3 है तो यहाँ 3 दे दीजिए, इधर भी 3 दे दीजिए, ये कट रहा है 3 बार में, तो माइनस में है तो प्लस करके आंसर बोलेगा, ये भी माइनस है तो प्लस करके, तो जिनमें से 1/3 यहाँ पे एगो दिया गया, एगो 3 छोड़ दिया गया, 3 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए कहता है कि यदि 5 cos θ = 3 तो 3 tan θ का वैल्यू क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, बोले ये cos θ ये गुना में 5 तो वो पास जाएगा तो क्या जाएगा 5/3, समझने पड़ेगा। और cos θ का फॉर्मूला आता है आधार अपॉन कर्ण होता है। क्लियर है। तो आधार हो गया ये गाइस ऊपर में 3 है, देखिए यहाँ पे क्या है ऊपर में 3 है, ये इसको मिटाते हैं ना, ये क्या ऊपर में 3 है नीचे में 5 आ जाएगा, तो 3 हो गया आपका आधार और नीचे में हो गया 5 कर्ण। अब देखिए क्या करना, आपको निकालना लंब, क्या निकालना लंब, तो बोलिए लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्लियर है। तो कर्ण क्या है साथियों, कर्ण क्या है, कर्ण है 5 का स्क्वायर कर दीजिए, ये भाई क्या लिखा रहा है 5 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, आधार आपका 3 है, 3 का स्क्वायर, तो बोलिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं ना, आपका क्या निकालना है साथियों लंब, तो यहाँ लिख रहे हैं लंब इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो बोले लंब बराबर 25 में 9 हो गया 16 और 16 का बाहर निकल जाएगा 4, क्या निकल गया 4। अब आपसे देखिए लंब निकल गया 4, यहाँ पे देखिए फिर से लिख देते हैं, लंब आ गया है 4 है ना, कर्ण आपका यहाँ पे आया 5, ठीक है, और आधार क्या है साथियों, आधार आपका 3 है, तो बस 3 तो 3 tan θ का फॉर्मूला क्या आता है लंब अपॉन आधार, यहाँ पर हमने इसका वैल्यू बैठाया, बोले 3 तो 3, लंब कितना निकला है, लंब है 4, आधार कितना, आधार है 3, 3 से 3 कट गया बचा 4, यानी राइट आंसर 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है देखिए किस में कहता है कि 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन यानी बटर, यानी इस प्रकार से लिखा है गाइज
2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए अपॉन कॉस ए। अब इसको हल करना है। बोलिए 2 तो 2 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है साथियों अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ तक दिक्कत कोई डाउट नहीं। अब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कर जाए, जब गुना में रहे तो डिलीट कर सकते हैं, ये बात आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है। तो अब बचा 2, तो ओनली बाय ओनली आपका 2 ही आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए अच्छे प्रकार से, आपको सभी प्रश्न जो है कि इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि 2 साइन थीटा, समझिए साथियों, कहता है कि यदि 2 साइन थीटा इक्वल 1 है तो 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या होगा। तो हल करें तो बोले हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल 1/2, क्योंकि ये गुणम है, गुना चल जाएगा भाग में, तो 1/2। अच्छा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब अपॉन कर्ण, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। लंब है 1, कर्ण है 2। अच्छा ठीक है, हमें निकालना आधार, क्या निकालना सर, तो आधार यानी b, तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण 2 है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। क्लियर, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना। अब देखिए स्क्वायर कर रहे हैं। अब बोलिए, आप सब खुद बोलिए कि 2 का स्क्वायर 4, तो बराबर हम कह सकते हैं आधार बराबर 4 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो बोलिए b इक्वल बोल सकते रूट अंडर 3, ये घटेगा यानी आधार निकल गया √3। क्लियर, आप कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे जानते हो वैसे लगाकर हल करके √3 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब ये फंडा छोड़िए, अब जो हल करने दिया इस पे आइए, कहता है ना 3 कोट थीटा। अब कोट थीटा का पहले फॉर्मूला बोले, उसके बाद स्क्वायर का काम, तो कोट थीटा का गाइज हम बोल सकते हैं आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन क्या गाइज, लंब। क्लियर है। इस पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए तो स्क्वायर दे दे प्लस 3 तो 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रही है तो लाइक कर दे, है ना। तो ध्यान में रखें। तो अब देखिए साथ, तो इसको हल करिए, 3 तो 3 इंटू आधार क्या है, आधार अभी जस्ट आपका निकल गया √3, बोल सकते √3। इसको लंब क्या है साथियों, लंब देखिए आपका यहाँ पे है गाइज 1 है, 1 इन सभी पे है स्क्वायर प्लस 3। बोले 3 तो 3 इंटू √3 गुना √3 1 3 प्लस 3, तो बोले 3 गुना 3 9, 9 3 12, यानी 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर, कहते हैं यदि साइन थीटा इक्वल है x तो कोस थीटा का वैल्यू क्या है। तो फटाक से कोई दिक्कत ही नहीं करना भाई, तो कोस थीटा बराबर फॉर्मूला लगाना है रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी पढ़े होंगे ना, ये वाला पढ़े होंगे साथियों, साइन स्क्वायर थीटा ये पढ़े होंगे ना, ये लिखे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, है ना। इसी को तो आया ना, इसको स्क्वायर को पर बाद भेज दे, बोले कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा बराबर हो जाए 1 माइनस साइन, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चल जाएगा, है ना। इसी पे बैठा है, फिर क्या आ जाए कॉस स्क्वायर चल जाएगा तो पर में रूट है ना। तो यहाँ पे बोलिए 1 तो 1, है ना, माइनस साइन का वैल्यू क्या बोला x, तो x ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा रूट अंदर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए 24 कहता है 4 tan थीटा इक्वल 4, तो थीटा का वैल्यू कोई दिक्कत नहीं। बोले ये दिया 4 tan थीटा बराबर 4, तो बोलिएगा tan थीटा बराबर 4/4, ये कट जाए एक बार में, तो tan थीटा यानी tan, ये बोल सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1 है। tan कितना डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो बोल सकते हैं ना tan 45 डिग्री, है ना। तो tan से कट गया, थीटा का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री, तो आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यदि आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। देखिए फटाफट 10 प्रश्न का रिविजन कर लेते हैं ना। तो देखिए कहता है यदि सेक ए इक्वल कोसेक बी, तब जो है कि ए प्लस बी का वैल्यू बताना है, क्या होगा ए प्लस बी का वैल्यू बताना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सेक ए और कोस बी कब होगा बराबर, तो हम बोल सकते हैं ना कि सेक, यह ध्यान से देखिए, सेक 45 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वही कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा।
कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू होगा। ध्यान में रखिएगा, जो सेक 45 डिग्री होगा कोसेक 45 डिग्री वैल्यू वही होगा। यानी सेक 45 का यदि √2 है वैल्यू तो इसका भी होगा √2। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ ए का वैल्यू 45 और बी का वैल्यू क्या है 45, तो ए 45 और 45 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 90। ए प्लस बी पूछा है तो ए के स्थान पे 45 रखेगा और प्लस बी के स्थान पे 45, दोनों को जोड़ दीजिएगा 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए साथियों, तो फटाफट देख लेते हैं ना। ये देखिए, तो कहता है 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 4 टेन स्क्वायर ए इक्वल क्या, तो 4 4 देखिए कॉमन आ जाएगा तो बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इस प्रकार से बचेगा। अब बोले 4 तो 4 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए फॉर्मूला 1, अब 4 गुना 1 की जगह तो 4 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? तो ये वाला आपका जो है कि आंसर आ गया। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। 2 नंबर में भी पूछता है और ये मोस्ट VBI प्रश्न है, VBI है ना, 1 नंबर छोड़ेगा तो 2 नंबर में पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए बोला 10 अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कि 10 अल्फा प्लस बीटा √3 10 है थीटा में, तो बोले 10 कितना डिग्री वैल्यू, बोले 10 60 डिग्री वैल्यू √3, 10 कट जाएगा बचेगा क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल 60 डिग्री। किसी को दिक्कत कोई नहीं। अब ये 10 अल्फा बराबर क्या है देखिए ध्यान से, 10 अल्फा बराबर 1/√3 कितना होता है, 30 डिग्री वैल्यू होता है। 1/√3 ने ये 30 डिग्री वैल्यू होता है ना। अब बोलिए 10 30 का होता है साथ, तो ये पे लिख दिए भाई 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 भाग भाग भाग, है ना। यहाँ देखिए ये 10 30 है, कितना है 10 30 डिग्री वैल्यू, तो बोले 10 से 10 का जब बचा अल्फा बराबर 30 डिग्री, यही हुआ है ना। यहाँ का है 1/√3 10 30 डिग्री है ना, अल्फा 30 डिग्री। आपसे पूछा गया 10 बीटा बराबर कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 बीटा बराबर, तो बोले अल्फा 30, अल्फा बीटा मिलकर 60 है, अल्फा 30 तो बीटा भी क्या आ जाएगा 30 हो जाएगा, तभी तो दोनों जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। तो बोला बीटा, तो बोले 10 बीटा का स्थान पर कहता रखना 30 डिग्री, तो 10 30 डिग्री वैल्यू क्या आता है 1/√3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ तक 28 नंबर कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती, कहता है कोई वृत्त है, एक वृत्त लिए, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा होगा ना, बोले स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद, तो कोई एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक के बिंदु प्रतिच्छेद के यहाँ से खींचेंगे तो एक के बिंदु प्रतिच्छेद के यहाँ से खींचेंगे तो वृत्त पर एक के बिंदु को, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देख लीजिए। तो आई होप ये आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा अच्छे प्रकार से। यदि आ रहा है साथियों तो कमेंट में लिखे यस से। अब देखिए 29 में कहता है किसी वृत्त में परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का, तो ध्यान में रखिएगा ये वाला फंडा थोड़ा सा याद कर लीजिए साथियों। क्या होता है ना, बोला किसी वृत्त में एक केंद्र होगा ना, किसी वृत्त में परिधि पर का कोण, ये परिधि पर से एक हम क्या कर रहे हैं त्रिभुज बना रहे हैं। क्लियर है? और देखिए परिधि पर का कोण केंद्र कहता कौन केंद्र पर के कोण का, ये केंद्र पर भी एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखेंगे, ये जो यहाँ ना यहाँ देखिए थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है इसमें ज़्यादा, यदि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाएगा तो ये देखिए छोटे सा खुला हुआ है मुँह ना खुला त्रिभुज में, तो ये साथियों 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 30 डिग्री, कितना साथियों 30 डिग्री का। तो ध्यान में रखेगा केंद्र पर का जो है ना, जब आपसे कोई पूछा क्या पूछा किसी वृत्त में परिधि पर का कोण पूछा, यानी ये परिधि हुआ, ये क्या आपका परिधि हुआ, कहता परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कितना, देखिए केंद्र पर 60 डिग्री बना रहा है तो परिधि पर 30 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है, यानी इसका आधा 60 का आधा बना रहा है परिधि पर 30। यहाँ पे एज्यूम कर सकते कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप, आप यदि यहाँ पे एक एज्यूम कीजिएगा एक तो इसका आधा हो जाएगा, आप 2 एज्यूम कीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा ये वाला परिधि पर का कोण। तो 60 है तो इसको यदि रेशियो में प्रकट कीजिएगा तो 30 दूना 60 30 एक 30, यानी ये 2 है तो ये आधा हो गया 2 का। इधर से पूछ दे तो डबल हो जाता है। यानी मेरा कहने का मेरा मतलब हुआ मकसद हुआ कि साथियों इस प्रकार से फिगर है तो केंद्र पर बने, यदि पूछ दे
हालांकि यहाँ पर आपका आधा बन रहा है, ये परिधि पर का कोण कितना बना आधा, तो आधा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन आपसे यदि कहता केंद्र पर के कोण का परिधि पर कितना होगा था, यदि पूछ दे केंद्र पर का कोण परिधि पर का कितना पूछ देता है इस प्रकार से, जैसे अभी पूछा किसी वृत्त में परिधि पर का कोण जो है केंद्र पर का कोण का कितना होगा, केंद्र पर का कोण का आधा होगा, तो पूछ देता परिधि पर का कोण केंद्र पर का कितना होता है। तो इस यदि इधर से पूछता तो 2 गुना बोलेंगे, इधर से पूछा तो आधा बोल दिए। क्लियर है। तो यहाँ पे परिधि पर का कोण कितना होगा साथियों, आधा होगा केंद्र पर से, तो केंद्र पर से आधा होगा। यदि पूछ देता परिधि पर से केंद्र पर का कोण कितना था, तो 2 गुना होता। क्लियर है। तो क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आधा। आपको आंसर याद रखना है क्या भाई, परिधि पर का कोण कितना होगा आधा, और केंद्र पर का कोण पूछता तो 2 गुना हो जाता। क्लियर है। आगे देखें, तो ये देखिए 30 नंबर प्रश्न क्या दिया गया। कहता किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, कहता कोई गाइज एक वृत्त है, कहते एक बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा खींचा गया, 2 स्पर्श रेखा खींच दिया P पर, है ना। कहता PA, ये PA दे दे, फिर कहता PB दे दे, कहता खींची गई। यदि PA कहता है 4 तो PB कितना होगा, तो PB भी होगा 4। कैसे याद रखिएगा, जब वृत्त के बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो स्पर्श रेखा की जो है कि लंबाइयाँ जो कि आपस में समान होता है। क्या होता है, समान होता है। तो ये रेखा समान होता है, तो ये एक रेखा दिया 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। जाहिर सी बात है 4 होगा, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 4। तो डी नंबर करेक्ट होगा। इसमें कहता है कि चित्र में PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। यदि कोण AOP 30 डिग्री, तो कोण AOB क्या होगा। देखिए चित्र दिया गया है, क्या दिया गया, चित्र दिया गया है। एक बार हम भी इस चित्र को क्या कर लेते हैं, डबल कर देते हैं। ये आपका जो है कि चित्र क्या गाइज ये दे दिया गया है, ये आपको जो है कि चित्र दे दिया गया। क्लियर है। ये लिख दिया गया 30 डिग्री। चलिए फिर से अच्छा नहीं लग रहा, ये चित्र में दे दिया गया 30 डिग्री। समझने की बात कीजिए, AOP यानी AOP की बात करें, ये 30 डिग्री दिया गया। पूछा AOB यानी गाइज आपसे जो प्रश्न में पूछ दिया गया कि AOB बताइए, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री एंगल बनेगा। तो सबसे पहले एक बात मेरा याद रखिए कि जब वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाएगा तो स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ समान होता है, यानी जितना पावर इसको उतना पावर इसको, है ना। तो जब समान होता है तो कोण भी समान बनेगा। तो 30 डिग्री यहाँ बना है तो 30 डिग्री यहाँ भी बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, बोलिए 30 डिग्री बनेगा, यानी यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो कमेंट में लिखिए यस, ये भी 30 डिग्री बनेगा। या समझिए। अब देखिए, और स्पर्श बिंदु, जब वृत्त को स्पर्श ये जो रेखा खींचा है ना, तो ये आपका स्पर्श बिंदु, तो स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है 90, तो यहाँ भी कितना बन जाएगा 90 डिग्री। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ तक, बिल्कुल आना चाहिए। अब देखिए आगे का फंडा देखिए। अब आपको पता चला कि टोटल ये 30 और 30, ये दोनों 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा 60। कितना जाएगा 60, यानी कोण P आपका 60 है, ध्यान में रखें, है ना। कोण ये आपका आपका 90 है, B भी आपका 90 है। क्लियर है। अब देखिए हमें निकालना O, निकालना क्या निकालना है O। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, ये फंडा क्या है। आप सबको पता है कि देखिए क्या पता है कि चतुर्भुज बना है। कैसे भाई, तो यहाँ पे देखिए भाई चतुर्भुज कैसे बना है, इसको फॉलो कीजिए कि ये चतुर्भुज कैसे बना है। देखिए एक कोण A, क्लियर, एक कोण P 2, एक है B 3, एक है O 4, यानी 4 गो है। क्लियर है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों के योग 360 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 360 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण P प्लस कोण B प्लस कोण O को जोड़ दीजिएगा तो आंसर आएगा 360 डिग्री। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। यदि आ रही है तो तुरंत कमेंट कीजिए यस सर, है ना। अब देखिए यहाँ पे कोण A आपको 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिटा देते, फिर से लिख देते। ये देखिए, हाँ, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण B प्लस कोण O। क्लियर है। ये तीनों को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आंसर आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे A पे बनेगा 90 डिग्री, है ना, B पे भी बनेगा 90 डिग्री। फ्रेश करके लिख लिए, यहाँ होगा 30 डिग्री। क्लियर। अब समझने का प्रयास करिए। कोण A 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री, है ना। O का सब कोण P करता है प्लस ये 30 जोड़ दीजिएगा, दोनों 60 हो जाएगा ना,
तो बोले कोण P 60 प्लस कोण B कितना बोलेगा 90 डिग्री, है ना। अब प्लस कोण O ही निकालना है, बराबर कितना 360 डिग्री। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब ऐड कीजिए 90, 60 और 90 को जोड़िएगा तो जो 9 6 15, 15 9 हो जाएगा कितना 15 9 हो जाएगा 24, यानी 240 प्लस कोण O इक्वल 360 डिग्री। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बोले कोण O बराबर ये 360, ये 240 इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 360 में 240 घट जाएगा तो 120 डिग्री, यानी कि आपका राइट आंसर 120 हो जाएगा। कोण A का वैल्यू 120, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते क्या कहता है। देखिए 32 में कहते वाई एक्स का समीकरण होगा, वाई एक्स का समीकरण पूछा है, तो वाई एक्स का समीकरण होगा x इक्वल 0। याद रखिएगा, जब x एक्स का पूछेगा समीकरण तो x एक्स पूछेगा तो y इक्वल 0, वाई एक्स पूछा तो x इक्वल 0। तो ये बात आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या कहता है। तो यहाँ देखिए कहता है बिंदु 6 - 5 का भुज, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, भुज x को बोलते हैं और कोटि जो है कोटि y को बोलते हैं। किसको बोलते हैं गाइस? y को। तो ए पहला स्थान पे रहता है x, ये भी ध्यान रखें, और दूसरा स्थान पे रहता है y। तो ये x के स्थान पे 6 है तो भुज आपका 6 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न देख लेते क्या कहता है। यहाँ देखें कहता है बिंदु 2 - 3 तथा B में 2, 2 के बीच की दूरी, कोई दिक्कत नहीं, बीच का दूरी पूछा ना, तो बीच का दूरी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये देखिए फॉर्मूला यूज करें कि x2 - x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है? बीच का दूरी का फॉर्मूला हो गया। अब इसको हल करते हैं। बोले x2 कितना है, तो बोले x2 आपका यहाँ पे गाइज ये 2 है, तो बोले रूट, तो रूट लिख दिए, x2 है 2 माइनस x1 है 2। क्लियर है? इसका पावर 2 प्लस y2 कितना है, बोले यहाँ पे -3, है ना, ये माइनस तो माइनस ये सूत्र का, है ना। y1 कितना है, y1 बोलेगा साथी, यहाँ पे देखिए y1, ये देखिए y2 ना, y2 आपका 2 है, क्या है 2 है, तो अब इसको मिटाते हैं, ये भाई भाग जा भाग जा भाग जा, हाँ y2 2 है। क्लियर है? और y2 ये देखिए 2 है, y1 कितना -3, तो ये -3, ये देखिएगा ये -3 होगा। क्लियर? क्या होगा? -3, तो ये को ब्रैकेट यहाँ बच जाएगा, इसको मंथली ब्रैकेट बोल दीजिए। क्लियर? क्योंकि सूत्र का माइनस और y1 जो है, ये y1 जो है -3 है। इस प्रकार से हम इस पर पावर 2 लगा दिया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करते हैं ना, अब इसको गाइज हल करते हैं। क्या करते हैं? हल करते हैं। तो बोलिए यहाँ पे रूट अंदर 2 में 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 ये, है ना, प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 और 3 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर। क्लियर है? अब यह कर सकते 0 तो 0 लिखे या ना लिखे कोई तो दिक्कत नहीं। 5 का स्क्वायर बोले 25, 25 का बार बोले 5, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी 5। क्लियर है? तो यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए प्रश्न क्या दे, बहुत बहुत सरल है ना साथियों, इतना सरल है कि आप सोच नहीं सकते ऑब्जेक्टिव, लेकिन हल नहीं किए रहते हैं इसलिए अटक जाता है स्टूडेंट लोग। देखिए क्या कहता है, कहते 2 और 3 की दूरी मूल बिंदु से होगा, मूल बिंदु बोला तो फटाक से मूल बिंदु फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या कहता है? x + y, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मूल बिंदु का सूत्र हुआ। अब इस पे बैठा दीजिए, x कितना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस y कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो बोले 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा 13, तो रूट अंदर 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। गाइस यदि दिक्कत नहीं हो रहा है तो कमेंट में कीजिए कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, है ना। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ पे देखिए 36 में ध्यान से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा। कहते हैं यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1 0 5 -2 एवं 8 2 है तो इसके केंद्रक के नियामक क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, केंद्रक निकालते हैं। तो केंद्रक का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं। कच केंद्रक कहता है कि x बराबर, ये देखिए इसको मिटाते हैं, कहता है कि x बराबर x1 + x2 + x3 अपॉन 3। क्लियर है? उसी प्रकार से हो जाएगा y बराबर y1 + y2 + y3/3, ये फार्मूला हो गया। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत। अब वैल्यू पुट कीजिए गाइस, x1 पहला होगा x1, क्लियर है, पहला क्या होगा x1 होगा, है ना। अब देखिए पे x1 कितना हो गया आपका गाइस,
ये भाई -1 भाई -1 प्लस देखिए x2 कितना जगह ये वाला देखिए ये वाला अगर x2 होगा ये वाला साथ है ना x2 होगा 5 तो ये 5 प्लस x3 कितना होगा x3 होगा 8 तो यहाँ पर लिख दे 8 क्लियर है। अपॉन कितना है 3 है ये x बराबर। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है? बिल्कुल आना चाहिए। अब इसको हल ही कर लेते पहले, उसके बाद x बराबर बोलिए 8 5 13 जुट जाएगा, 13 में 1 घट जाएगा, 13 में क्या जाएगा 1 घट जाएगा, बचेगा 12, 12/3 तो कट गया 4, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 4। अब निकाल लेते हैं किसका वैल्यू y का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं गाइस y का, तो बोलिए y बराबर हम बोल सकते कलर अच्छा नहीं है बोला ये y बराबर कह सकते हैं y बराबर इसको मिटाते हैं कलर का ना y बराबर बोल सकते हैं कि y1 कितना है यहाँ पे दिखे y1 गाइस आपका 0 है तो क्या पे लिख दिए 0 प्लस दे दिए प्लस का चिन्ह। अच्छा y2 देखे y2 आपका इधर ये y1 ये y2 है -2 क्या बोलिए -2 दे दिए ये ब्रैकेट से दे दिए प्लस y3 देखिएगा 2 है क्या है 2 है तो यहाँ पे दे दिए 2 अपॉन 3 तो 3 है ना। अब बोलिए इक्वल ये -2 प्लस 2 क्योंकि 0 को ऐड कीजिए ना कीजिए बात तो क्या होगा ना बरोबर ही होगा ना, 0 को लिखे ना लिखे बात तो क्या होगा बरोबर ही होगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा इज कि अब -2 और +2 तो हो जाएगा 0, 0/3 तो हो जाएगा 0, यानी y का वैल्यू निकल गया 0 क्लियर है। y 0 x क्या निकल गया गाइज x बराबर निकल गया 4, तो आपका 4,0 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। ठीक है आगे प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या दिया है कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अर्ध परिधि का क्या होगा। अर्ध परिधि का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो अर्ध परिधि का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं। अर्ध परिधि का फॉर्मूला कहता है तो r × पाई + 2 क्लियर। या आप बोल सकते इसी को जब हल कीजिएगा तो बोल सकते r × 36/7 ये भी आपका फार्मूला आता है, या r बराबर 36/7 क्योंकि पाई का वैल्यू 22/2 लीजिएगा। पाई का वैल्यू क्या यूज कीजिएगा 22/2 जब यूज कीजिएगा तो 22/2 + 2 इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो 36/7 होगा। तो डायरेक्ट अब बोलिए r का वैल्यू 7 गुना ये r का वैल्यू 7 यहाँ लिखें और 36 तो 36 और 7 तो 7, 7 से 7 गया बचा 36, तो राइट आंसर 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है आगे देखिए 38 में देखिए क्या कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनेगा। कहता है एक वृत्त है ना एक वृत्त है कहता है वृत्त के कोण पर जो है कि समकोण बनाती है, तो यहाँ पे समकोण बना दिए जीवा बोल दिया क्या बना दिए समकोण। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रहा है। कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 होगा ये भी 10 हो जाए कि एक जीवा, तो ये हमने क्या किया ये बोला हमने क्या किया जीवा दिख दिया जीवा के केंद्र पर समकोण यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। क्लियर है तो बनाती है तो उस जीवा की लंबाई, तो बताइए ये जीवा यानी कर्ण है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। अब बैठा दीजिए कर्ण तो ही निकालना है तो बोलिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब है आपका 10 तो 10 का स्क्वायर प्लस आधार भी है 10 तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर अब देखिए दोनों को जब ऐड कर दीजिएगा हाँ तो बोलिएगा कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 200 हो जाएगा 100 100 200। अब यदि हम बोले कर्ण इक्वल रूट अंदर 200 के यदि हम बोले कि 2 क्या बोले 200 को अगर 2 गुना 100 तो कोई दिक्कत होगा कोई दिक्कत नहीं। अब बोले कि कर्ण इक्वल 100 का बाहर आ जाएगा 10 क्या आ जाएगा 10 रूट के अंदर चल जाएगा 2 तो 10√2 आपका आंसर आ गया है ना। जीवा की लंबाई कहता है 10√2 तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा है ना। आगे देखिए क्या कहता है देखिए कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के चाप केंद्र पर 108 डिग्री का कोण बनाता है तो द्वि त्रिज्य का क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये बोला एक वृत्त है क्या बोला एक वृत्त है। अब ये बोला कि चाप का केंद्र पर 108 डिग्री यानी ये वृत्त है ये आपका केंद्र यहाँ पे 108 डिग्री का बोला ऐसे जो कि डिग्री बनाता है 108 डिग्री का एंगल बनाता है ना त्रिज्या, तो ये त्रिज्या 10 है ना ये त्रिज्या का 10 ये भी आपका 10 हो जाएगा है ना। तो कहता है क्षेत्रफल तो साथियों त्रिज्यखंड हो गया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपने पढ़ा थीटा बटा
360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे फंडा क्या है, यहाँ पे फॉलो कीजिए, फंडा क्या है कि ना ये ऑप्शन है पाई में, तो पाई को तोड़ना नहीं है ना, तो बोलिए थीटा के स्थान पे क्या लिखना है, थीटा का स्थान पे 108 डिग्री, 108 बटा 360। क्लियर है। पाई तो पाई, आर कितना दिया गया, आर दिया गया 10, तो यहाँ पे लिख दे 10। क्लियर है। स्क्वायर है तो 10 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, है ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए 18 से कटा, 18 दूना 36, 18 दूना 36, ये 18 से कटा, 18 छके 108, 18 छके कितना होगा 108 होगा। अब बोलिए 2 से कटे, 2 1 2, 2 3 6, अब 3 गुना 10 कीजिए 30 हो जाएगा। और इधर क्या है, ये गए पाई है, ये क्योंकि 0 कट गया, ध्यान रखिए यहाँ बचा पाई, तो 30 पाई आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाए 30 पाई, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या है अब तक प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्या कहते हैं। तो ये देखिए साथियों 40 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, बहुत आसान है, इसको याद रखना। कहते हैं निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना का प्रायिकता, तो गाइज हम बता देना चाहता हूँ कि निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है। यदि अनिश्चित पूछ देता तो उसका 0, या निश्चित पूछा तो 1, यदि संभव भी पूछता तो 1, असंभव पूछता 0, अनिश्चित पूछता 0। तो यहाँ पे निश्चित पूछा तो आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। कहता है एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी, चित आना चाहिए ना, चित पट, हेड टेल बोलते हैं ना, उसी प्रकार से। तो गाइज एक सिक्का उछालेगा तो एक में हेड आ सकता है या एक में टेल आ सकता है। टोटल परिणाम की बात करें तो टोटल 2 है, और प्रायिकता कहता है कि संभव घटना बटे कुल घटना, ये फार्मूला होता है। यानी कि संभव घटना मान लेते हैं कि आपको एग्जाम देते हैं 100 नंबर का आपका जो है कि टेस्ट हो रहा है ना, जिनमें से आप ला लिए 60 नंबर, तो वो 60 आपका ऊपर आ जाता है और 100 नीचे, यहाँ तक तो आप सब समझते हैं। तो 60 जो है ना साथियों ये आपका संभव है कि आप भाई इतना नंबर लाए हैं, और 100 जो है कि ये कुल घटना है, यानी कुल प्रश्न की संख्या है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आते हैं कि संभव घटना बटे कुल घटना। तो बोलिए कुल कितना है 2, हेड पूछे तो 1, टेल भी पूछे तो 1, तो यहाँ चित पूछा तो कब होगा, एक ही होगा, चित या पट दोनों में से एक होगा, तो 1 हो गया आपका चित। तो आपका आंसर 1/2 हो गया, क्योंकि संभव कितना हो सकता है चित 1, और कुल कितना है 1 से कम है, परिणाम कितना आ गया 2, एगो चित 1 पट, तो 2, तो 1/2, यानी कि संभव है 1, कुल है 2, तो 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ देखिए 42 में क्या कहता है, कहता है 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की, कहता है 5 आने की प्रायिकता होगी। यानी कहता है 2 पासा है, दोनों को एक साथ फेंका गया। तो बता देना चाहता हूँ मैं साथियों कि पासा जो है एक पासा में 6 परिणाम होता है, यानी कि 6 पर पावर 1 तो 6, 2 पासा पूछा है तो 6 पर पावर 2 कर देना है, यानी कि 36। 3 पासा पूछेगा 6 पर पावर 3 कर देना है, लेकिन 3 को पूछेगा नहीं, है ना। तो ध्यान में रखना। तो एक पासा में 6 परिणाम, तो 2 पासा में टोटल कुल परिणाम कितना होगा 36 परिणाम होगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। क्लियर है। तो अब देखिए क्या करना है, बोला 5, तो साथियों आप सब खुद बताइए, पासा में जब 5 आने की प्रायिकता बोला 5, बोला कि दोनों पासों पर 5 आना चाहिए, तो एक पासा पर एक बार 5 आएगा, दूसरा पासा पर भी एक बार 5 आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा। तो टोटल मिला करके एक के पासा, एक के बार ना 5 आएगा, यानी कि दोनों पासों को एक साथ फेंका, ये भी पासा है एक भी पासा है, तो दोनों को एक साथ फेंका। तो कभी ऐसा सिचुएशन आया होगा जो कि दोनों पे 5 आ गया होगा, दोनों पे है ना, तो एक ही बार ना 5 आएगा, दोनों पासों को हम जो कि बारी बारी से नहीं, दोनों पासों को एक साथ फेंक रहे हैं, तो जब भी कभी तो होगा, दिन भर में कभी तो होगा जो कि दोनों पर 5 आ जाए, आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो संभव कितना 5 है, 1 बोले सकते हैं, कुल कितना है बोलेगा 36, तो 1/36 आंसर हो गया राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक थैले में 4 लाल 5 काली एवं 3 पीली गेंद है, यादृच्छिक छया निकाली गई गेंद पीली है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। कहता है कि थैला है एक थैला में जो कि लाल गेंद आपका है दिया गया 4 गेंद, और बोल दिया गया काली गेंद जो है कि थैला में ही है आपका 5 है, और बोल दिया गया पीली गेंद कितना है थैला में, पीली गेंद बोल दिया 3। टोटल की बात करें, कुल की बात करें तो 5 4 9 3 हो जाएगा 12, कुल हो गया, कुल कितना हो गया 12 हो गया। क्लियर है।
आपसे पूछा क्या, पीली गेंदों की प्रायिकता, फिर से प्रायिकता का मतलब संभव करना, तो संभव कितना पीली हो सकता है, तो बोलिएगा संभव पीली की बात करें तो गाइज यहाँ पे पीली आपका कितना है, देखिए तो संभव पीली कितना 3 गो है ना, तो संभव को ऊपर में कुल कितना है थैला में, तो 12, तो कुल नीचे में, इसको काटाइए 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ साथियों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए क्या कहता है, देखिए ये प्रश्न कुछ नहीं है, बस हलवा है ना, हलवा भाई। ये देखिए क्या दिया है, कहते एक समबाहु त्रिभुज, बस देखिए समबाहु त्रिभुज का समझने का प्रयास करें। कहते एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो कहता उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, ऊंचाई क्या होगी ये पूछ देगा, तो घबराना नहीं इसमें, देखिए ध्यान से। समबाहु त्रिभुज बोला, ये समबाहु त्रिभुज कहता है कि सब भुजा समान हो, क्या बोल रहा है साथियों, सब भुजा क्या हो समान हो, यानी ये B है, ये C है, यानी ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ऊंचाई ना अपना, ऊंचाई हमेशा सीधा हो जाएगा, क्या होगा ऊंचाई यहाँ पे सीधा हो जाएगा इस प्रकार से, तो ये हो गया आपका D। तो साथियों ये बीच से काट दिया, आधा आधा ये भाग में बट गया, तो टोटल 12 है, 12 में आधा आधा हिस्सा बट गया, तो बोलिए ये भाग 6 ले लेगा, ये भी भाग 6 हो जाएगा, होगा कि ना होगा, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, इसमें फंडा क्या है, आपको निकालना ऊंचाई, आपको पता हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पाइथागोरस प्रमेय यूज करते कि नहीं करते हैं, इतना सा तो आपको पता होना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो बस इस पे बैठा दीजिए। तो कर्ण क्या है, बोले इधर से आइए या ये साइड से आइए या फिर ये साइड से, दोनों बराबर है, हम ये साइड चाहते हैं, तो कर्ण है आपका 12, तो बोले 1 12 का स्क्वायर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर इक्वल लंब, लंब क्या है, लंब ये बोलिए ये वाला लंब है, A से D लंब है, यही तो निकालना है, तो बोले AD स्क्वायर प्लस लंब बोले या ऊंचाई, तो बात तो एक ही, आपको हम बोलेंगे तुम कितना लंबा हो, या हम बोल देंगे कि बताओ ऊंचाई कितना है, दोनों तो बात एक ही है ना। तो यार ध्यान से देखिए, आधार पूछा, तो आधार आपका 6, तो 6 का क्या कर दे स्क्वायर कर, 12 का स्क्वायर बोलेगा तो 144 इक्वल AD स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर बोले तो 36। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आप लिख रहे हैं, बोलिए 144 और ये 36 इस पर आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना -36। क्लियर है, इक्वल हो जाएगा AD का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब 144 में 36 को घटा दीजिए, तो गाइज आपका 108 बच जाएगा, 108 इक्वल बच जाएगा AD का स्क्वायर। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यदि आ रहा है तो लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए अब स्क्वायर ये पर आ जाएगा तो रूट अंदर हो जाएगा, कितना रूट अंदर 108, ठीक है, बच जाएगा कितना साथ, तो AD बच जाएगा, सिर्फ AD, तो अब हम जो है कि लिख देते AD बच जाएगा, क्या बच जाएगा AD बराबर है ना, AD बराबर बच जाएगी। अब इसको हल कीजिए, तो 108 को हम बोल सकते हैं रूट अंदर, ये बोल सकते 36 गुना 3 बोल सकते, कितना बोल सकते 3, देखिए गुना कर, 6 3 18 करिए 8 होते चल 2 3 3 सॉरी 6 3 18 का 8 होते चल 1 3 3 9 1 10, वही आ जाएगा है ना। आप एलसीएम ले लीजिएगा साथियों, एलसीएम आपको पता होना चाहिए। 108 इस प्रकार से लिख देना, ऐसे ऐसे करके 2 से खिलाइएगा 5 फिर 4 फिर 2 से खिलाइएगा ना, इस प्रकार से आपको जो कि एलसीएम लेना है। क्लियर है, आगे देखिए फिर अब यहाँ पे समझिए क्या कहता है, 36 का 12 हम बोल सकते हैं 6 है ना, और रूट अंदर 3 ही रह जाएगा, तो 6 रूट 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होना चाहिए कि नहीं। तो 6 रूट 3 देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी में है 6 रूट 3 है कि नहीं है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, अब आगे देखिए क्या दिया गया प्रश्न, यहाँ देखिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत VVI है, जिसको आप जो है कि ध्यान से देखिएगा। क्लियर है, आगे देखिए यहाँ पे कहता है कि दिए गए त्रिभुज EFG दिया गया है, ठीक है, EFG ये देखिए EFG, ठीक है, ये त्रिभुज दिया गया, किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है। कहता है LM समांतर FG है, क्या बोल दिया गया गाइज कि LM समांतर FG है, कहता है LM है ना, LM समांतर है क्या चीज़ FG का, यानी FG का है। क्लियर है, किसी को डाउट यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, तो LE निकालना है, क्या बोल दिया गाइज आपको L से E निकालना है, यानी कि L से ये वाला निकालना है। क्लियर है, अब देखिए समझिए, तो जब गाइज आपको ये वाला जो प्रोसेस दिख रहा है ना समांतर LM समांतर FG, जब ये दोनों आपस में समांतर होगा तब उससे अनुपात में हम लिख सकते हैं। क्लियर, ये बात याद रखें। तो हम कह सकते हैं कि E से L
ई से एल रेशियो एल से एफ, तो यहाँ पे लिख देते हैं ई से एल अपॉन एल से एफ इक्वल, उसी प्रकार से साइड में बोलिए ई से एम, कैसे ई से एम अपॉन बोल सकते हैं एम से जी, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत। अब वैल्यू बैठाइए, तो बोलिए हम यहाँ पे बैठा रहे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पे, है ना। बोले ई से एल क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिए ई से एल, तो बोले ई से एल ही तो आपको निकालना है, तो बोल सकते ई से एल कुछ नहीं थे, अब एक्स बोल देते, क्या बोल देते एक्स, तो एक्स बोल दिया, क्लियर है। अपॉन एफ एल से एफ, तो एल से एफ दीजिएगा तो बोलेगा 7.2, तो यहाँ पे 7.2 लिख दे इक्वल, बोले ई से एम, तो ई से एम यहाँ पे देखिए ई से एम, ई से एम कितना है 1.8 लिख दिया है ना, अपॉन फिर बोले एम से जी, तो एम से जी देखिए यहाँ पे एम से जी, तो एम से जी कितना 5.4, तो यहाँ पर किसी को दिक्कत कोई दिक्कत। अब बोलिए ये दशमलव से ये दशमलव डिलीट, है ना, 18 एक 18, 18 3 54, किसी को दिक्कत कोई दिक्कत। 3 से कटाइए बराबर रहे तो बराबर बराबर भी कटा, 3 दूना 6 दशमलव और बच गया 1 1 3 चौके 12। अब गुना कीजिए, ये पे देखिए कोना कोनी गुना कीजिए, कहाँ से कोना कोनी, तो एक्स गुना इतना, इधर कुछ नहीं तो 1, तो क्या जाए एक्स हो जाएगा, इक्वली 2.4 गुना इधर 1, तो कितना जाएगा 2.4 आ जाएगा, यानी राइट आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आगे प्रश्न देखिए क्या कहता है, यहाँ देखिए 46 में कहता है कि 24 15 12 13 9 10 तथा 30 का परिसर, तो परिसर आप एक बार सेट कर लीजिए माइंड में, क्लियर है। तो परिसर कहता है कि सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा देना, क्या बोलता है सबसे बड़ा में सबसे छोटा घटा देना है, तो बोलिए सबसे बड़ा आपका 30 है, क्या है 30, सबसे छोटा की बात करें तो 9 है, तो बोलिए ना 30 में 9 घटा दीजिए, तो बोलिए कितना बचेगा 21, तो आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ देखिए 47 में कहता है कि 3 4 6 8 14 का माध्य ज्ञात करें, तो देखिए माध्य ज्ञात करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो। वो कैसे देखिए, कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या आपको याद रख लीजिए, कुल संख्या कहता है 3 + 4 + 6 + 8 + 14, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या गिनती कीजिए भाई, गिनती बोले 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 से क्या कर दिए डिवाइड कर दिए। अब आंसर आ जाएगा, बोले 3 3 4 7 7 13 13 21 21 14 35 35 अपॉन 5, 5 से भाग दीजिए 5 7 35, तो आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लियर है। आगे देखिए याद देखिए, ये तो सबको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हौला भी, सबसे हौला यही है बहुलक, क्लियर है। और आपसे एग्जाम में पूछता बहुलक कहता है जो सबसे अधिक हो, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो वो क्या होगा बहुलक होगा, यानी अधिक बार देखिए क्या चीज़ रिपीट हो रहा है, क्लियर है। तो बोलिए 3 एक बार, यहाँ से चेक करते 3 एक बार 3 2 बार, ये भाई का भाग हट जाओ 3 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे ज़्यादा 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 आंसर हो जाएगा, क्लियर है, राइट आंसर डी। आगे देखिए क्या करता है, 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका क्या होगी, माध्यिका पूछ दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं। माध्यिका क्या करता है, सबसे घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना, तो हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं माध्यिका निकालने के लिए, क्या कर लेते हैं बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बोलिए सबसे पहले छोटका वाला लिखते हैं 7, उससे बड़ा लिख लेते हैं 7 का 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर क्या भाई 12 है ना 12 है, फिर कितना है 15 है, इस प्रकार से बोल दिया हमने, क्या क्या लिख दिया। अब देखिए क्या करना, कुछ नहीं, अब हल करना, घटते या बढ़ते क्रम में सर हो भाई, कहाँ भागो, ये देखिए भाग गया, फिर से कर लेते इसको, ये दिखा गया, याद गए, तो इसको सजा लिया। अब क्या करना है ना, कटाइए इस फर्स्ट लास्ट है ना, फर्स्ट लास्ट बच गया, बीच में कितना 10, तो 10 ही आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि आप बना सकते हैं फटाक से। आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए कहता है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आयतन क्या होगा, क्षेत्रफल दिया गया 216 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का तुलना पहले क्षेत्रफल से तो कीजिए। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल हम सब जानते हैं साथियों कि होता है, घन का क्षेत्रफल होता है साथियों भुजा स्क्वायर 6 गुना
ये भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे दिया गया 216। अब इसको 6 से कटाइएगा तो बच जाएगा 36 बार में कटेगा, तो ए स्क्वायर है तो ये पर में जाएगा तो रूट अंदर 36 हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6। पूछ जाएगा घन इसका आयतन, तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है ए क्यूब, तो 6 का हो जाएगा क्यूब, ए का मान 6 निकल, तो फिर से हो जाएगा 216, यानी 216 ही आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो गाइज आशा करता हूँ कि आज का ये जो सेक्शन सी है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। 50 प्रश्न लाए थे, और हाँ आपके लिए जो है कि बहुत सेक्शन सी जो है कि महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इसमें VVI से प्रश्न बहुत सारा है ना, VVI प्रश्न क्या है इसमें बहुत सारा है, इसलिए इसका अच्छी प्रकार से आकलन कर लें। नेक्स्ट दिन देखेंगे साथियों सेक्शन डी, जो कि उनमें से भी 50 प्रश्न का टारगेट रहेगा, है ना। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आए तो लाइक कर दे, हाँ यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट दिन मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।